नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से रोज़ सुबह एक इम्पोर्टेंट क्लास हम आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या इन फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत डिटेल से उस टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है। साथ के साथ उस टॉपिक को इस तरीके से क्लियर किया जाता है कि उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको जो है वो सही तरीके से करके आएंगे। क्लियर है दोस्तों? पाइलोरिक स्टेनोसिस आज हमारे पास में टॉपिक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं कि दोस्तों, बहुत सारा प्यार हमें टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है मिला है। बहुत सारे बच्चे जो है वो यूट्यूब पे, खास तौर से टेलीग्राम पे जो है बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छा भी लगता है। एक टीचर के लिए यही गुरु दक्षिणा होती है कि जो पढ़ाया हुआ है वो बच्चे को जो है वो अच्छा लगे और उसमें बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेके पढ़े। उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि हमने इसकी शुरुआत, जो एम, जो टारगेट हमने बनाए उस पर हम जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। हमने उसी टाइम पे वादा किया था कि हम पूरे 365 दिन जो है वो इसको सीरीज को चलाएंगे और लगभग हमने आधा सफ़र जो है वो तय कर लिया है। कोई भी चीज़ दोस्तों एक दिन में नहीं होती है। आप कुछ भी करो, एक दिन में जो है वो छलांग मार के पहाड़ पे नहीं चढ़ा जा सकता है। एक छलांग से आप छत के फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते। आपको इन सब चीज़ों के लिए छोटे छोटे कदम जो है वो बढ़ाने ही पड़ते हैं और उन्हीं कदम के बलबूते पे आपको जो है वो आगे बढ़ना होता है। तो वही हमने, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन वो ज़रूर होती है अगर आप सही डायरेक्शन में और सही तरीके से जो है वो मेहनत कर रहे हो। तो हमने, अगर हम कहें कि पूरा नर्सिंग के सारे टॉपिक हम एक दिन में पढ़ लें तो वो पॉसिबल नहीं है, या एक महीने में पढ़ लें तो भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए कि रोज़ थोड़ी थोड़ी स्टडी जो है वो हमें करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने रोज़ छोटे छोटे टॉपिक जो है वो लिए हैं और अब तक 180 से भी ज़्यादा क्लासें हो चुकी हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा सफ़र हमारे पास में जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में लगातार मेहनत का जो है वो नतीजा है। तो ये कंटिन्यू चलेगा और पूरे 365 दिन चलेगा। 31 दिसंबर तक जो है वो चलेगा। इसी कड़ी में आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस की अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो इससे जो बेसिकली क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं तो सिर्फ दो एरिया से पूछे गए हैं। टॉपिक जो है बहुत ईजी है और बहुत छोटा भी है, और इसके जो एरिया है वो भी हमारे पास में दो ही एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए, एक एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ से पूछा क्या जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे दो एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा से पूछे गए हैं। एक तो जो है वो दोस्तों पूछा गया है इसके क्लिनिकल फीचर से, या हम कहें साइन एंड सिम्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेन साइन सिम्टम्स क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, या मेन चीज़ क्या होती है, या कौन सा ट्राइड जो है वो हम पाइलोरिक स्टेनोसिस में फॉलो करते हैं। ट्राइड का मतलब कोई भी 3 सिम्टम्स अगर इंक्लूड होंगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इसको जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस है उस बच्चे को। तो एक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया हमारे पास में क्लिनिकल फीचर से। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। कौन सी सर्जरी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। कुल मिला के जो है वो हमारे पास में ये दो एरिया को जो है वो क्वेश्चन कवर करते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों एरिया में ही पूछे गए। हालांकि और भी कोई क्वेश्चन इन फ्यूचर में पूछने वाला है, उसको हम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एंड देन उसको आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन की शुरुआत करेंगे तो डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो देखो, पाइलोरिक स्टेनोसिस इज हाइपरट्रोफिक दैट इज कॉल्ड थिकनिंग एंड हाइपरप्लेजिया दैट इज कॉल्ड इनलार्जमेंट ऑफ द पाइलोरिक मसल्स। यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया हो जाता है किसका? पाइलोरिक मसल्स का। और ये पाइलोरिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? लोकेटेड बिटवीन द स्टोमक एंड डुडेनम। डुडेनम और स्टोमक के बीच में जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या हुआ? कोजिंग नैरोइंग, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, ऑफ द पाइलोरिक कैनाल एंड लीडिंग टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, काफी लंबी डेफिनेशन होगी, आपको रटना नहीं है। और जो बच्चे रटते हैं वो वैसे भी मुझे जो है वो अच्छे नहीं लगते रियल में।
ठीक है। जो बच्चे रटते हैं मैं उनको कभी भी जो हो पसंद नहीं करता हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रटी हुई चीज़ आप एक दिन याद रख सकते हो, 2 दिन याद रख सकते हो, हमेशा नहीं रख सकते। समझी हुई चीज़, कंसेप्ट क्लियर हुई चीज़ जो है वो आपके डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में आती है। अगर वो चीज़ होगी तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी जो हो पूछा जाए आप उसको सही करके आ जाओगे। और वैसे भी रटना क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपकी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। अब सारे के सारे एग्जाम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि उनको बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास में आ जाता है तो हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है, रटने पे नहीं देना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन रटने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो हो अपनी राउडी मेथड्स में समझाता हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो हो वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम जो हो वो पहले स्टोमक का जो हो एक रफली डायग्राम बनाते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। ये हमारे पास में स्टोमक का है, ये हमारे पास में दोस्तों ईसोफेगस है। क्या है? ईसोफेगस है। ये हमारे पास में स्टोमक आ गया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास में डुडेनम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में डुडेनम। अब देखो इसमें क्या होता है, अब ये स्टोमक के पार्ट होते हैं। पार्ट कौन कौन से होते हैं स्टोमक के? स्टोमक के पार्ट होते हैं, ये होता है हमारे पास में बॉडी पार्ट, ये होता है फंडस पार्ट, ठीक है, और ये होता है पाइलोरिस पार्ट। ये होता है दोस्तों पाइलोरिक पार्ट। तो 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से? बेसिकली फंडस पार्ट, बेसिकली तो ये होते हैं, और भी होते हैं जिनको हम देखते हैं। बॉडी पार्ट, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट, फंडस पार्ट और पाइलोरिस पार्ट, ठीक है। अब होगा क्या, या तो हाइपरट्रोफी हो जाए, ठीक है। क्या होगा? हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या होती है? ये जैसे हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, ये हमारे पास में सेल है, अगर ये सेल अपनी साइज में जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ये कोई सेल है, ये सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब ये साइज में इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज साइज होगी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया हो जाए। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि ये नंबर्स में बढ़ जाती है, ठीक है। ये सेल है, नॉर्मल ही रहेगी, साइज इसकी नॉर्मल रहेगी, नंबर्स में बढ़ जाएगी, इसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइपरप्लेजिया। तो देखो ध्यान से 2 कंडीशन समझो, ठीक है। एक होता है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी हो गया किसी भी चीज का इनलार्जमेंट है। ये हमारे पास में सेल है, ठीक है, ये हमारे पास में सेल है, नॉर्मल सेल है, ये साइज है, ठीक है। इस सेल की अगर साइज बढ़ गई, देखो इतनी बड़ी बढ़ गई, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी, ठीक है। और हाइपरप्लेजिया होता है कि वो नंबर्स में बढ़ती है, साइज में नहीं बढ़ती है। हाइपरट्रोफी के अंदर तो जो है वो सेल नंबर में नहीं बढ़ती है, साइज में बढ़ती है, ठीक है। और हाइपरप्लेजिया के अंदर सेल जो है वो नंबर्स में बढ़ती है, साइज में नहीं बढ़ती है, ठीक है। अब कोई भी सेल या तो साइज में बढ़े या फिर नंबर में बढ़े, बढ़ तो गए ना, उसका आकार तो बढ़ गया, ठीक है। तो वही चीज होगी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या कंडीशन है? पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन है कि जो पाइलोरिक मसल्स है, अब पाइलोरिक मसल्स कहां है? ये रही, जो पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होने वाली है ये होगी पाइलोरिक मसल्स। ये हो गए हमारे पास में पाइलोरिक मसल्स। अब देखो होगा क्या, अगर पाइलोरिक मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाए, हाइपरट्रोफी मतलब इसका इनलार्जमेंट हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है, या फिर हाइपरप्लेजिया हो जाए, यानी कि नंबर्स में बढ़ जाए। अब देखो पाइलोरिक मसल्स का या तो हाइपरट्रोफी हो जाए या हाइपरप्लेजिया हो जाए, या तो थिकनिंग बढ़ जाए या इनलार्जमेंट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, अब देखो पाइलोरिक रीजन में इसमें हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी में कोई एक कंडीशन होगी। एक कंडीशन होगी तो क्या होगा कि ये जो बीच में रास्ता बना हुआ है, ये जो बीच में रास्ता बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा? नेरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नेरो हो जाएगा, जिस कंडीशन, जिसको हम क्या कहेंगे? पाइलोरिक स्टेनोसिस कहेंगे। क्लियर? तो ये चीज होगी। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है कि जो पाइलोरिक मसल्स है, पाइलोरिक मसल्स कहां प्रेजेंट होती है? डुडेनम और स्टोमक के बीच में, ठीक है। इसलिए आप यहां पे, यानी कि डुडेनम और स्टोमक के बीच में जो पाइलोरिक मसल्स है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाए या हाइपरप्लेजिया हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारे पास में नैरोइंग स्ट्रक्चर बन गई, उसको हम क्या कहेंगे? पाइलोरिक स्टेनोसिस कहेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी यहाँ पे खाना वगैरह है, फूड वगैरह है, वो आगे सही तरीके से नहीं जा पाएगा। भाई खाने के लिए मान लो इतना बड़ा रास्ता चाहिए, अगर वो रास्ता इतना हो गया, नेरो हो गया, तो खाना आगे नहीं जा पाएगा, सारा खाना यहीं पड़ा रहेगा, दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आ गई, ये हो गया हमारे पास में पाइलोरिक स्टेनोसिस। और वो भी मैंने आपको काफी बार बताया कि कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आए उसका आप ब्रेक डाउन कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो पाइलोरिक तो क्या हो गया दोस्तों? पाइलोरिक तो हो गया जो हमारे पास में रीजन है,
ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में कौन सा पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट, स्टोमक का। और स्टोमक का भी कौन सा पार्ट, बिटवीन किस किस के बीच में, स्टोमक एंड प्लस डुडेनम, डुडेनम के बीच में जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। और स्टेनोसिस का मतलब हो गया नेरो, स्टेनोसिस का मतलब हो गया नोरो, यानी कि जो पाइलोरिक रीजन है, ठीक है, वो नेरो हो गया, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब वो नेरो क्यों गया, या तो हाइपरट्रोफी होगी या हाइपरप्लेजिया होगा, जिससे पाइलोरिक मसल्स या वो पार्ट जो है वो नेरो हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, खाना आगे नहीं जा पाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाइलोरिक स्टेनोसिस। आई थिंक चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पे आप देख सकते हो ये हमारे पास में स्टोमक है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो ईसोफेगस है, ठीक है, ये ईसोफेगस से खाना आया, ये सीधा स्टोमक में गया, ठीक है। स्टोमक के पार्ट हो गए, ये हमारे पास में बॉडी पार्ट होता है, ये फंडस पार्ट होता है, ये एंट्रम पार्ट होता है। एंट्रम पार्ट और पाइलोरस को लगभग बुक्स में एक ही बताते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि एंट्रम के जस्ट आगे वाला पार्ट होता है पाइलोरिस। तो ये जो वाला आप पार्ट देख रहे हो ये तो होता है पाइलोरिस। अब इसका जो है वो स्टेनोसिस हो जाएगा, स्टेनोसिस इन द सेंस नेरो हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाइलोरस कहते हैं, ठीक है। नेरो क्यों हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इन द सेंस कि कितने लोगों के बीच में होता है, कब अकर होता है, किस में ज्यादा प्रेजेंट होता है, मेल में, फीमेल में, कैसे आपकी रिकवरी होगी, वो सारी हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट स्पेशली मेन एज 2 to 8 वीक, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो मेल में प्रेजेंट होता है, ये भी मेल में ही होता है, ठीक है। जैसे क्लेफ्ट लिप है वो भी मेल में ही था, तो मेल के तो सारी डिजीज जो है वो दुश्मन है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों, मेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, इन्फेंट में मेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और एज कौन सी रहेगी दोस्तों, एज रहेगी हमारे पास में 2 to 8 वीक की जो एज रहेगी उसमें प्रेजेंट रहेगा। इंसिडेंस की बात करें, इंसिडेंस इन द सेंस कि जैसे मान लो 1000 डिलीवरी होती है, 1000 बच्चे जो है वो लाइव बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस कितने बच्चों के प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों 1 से 3, ठीक है, 1 से 3 बच्चों में जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, मोर कॉमन इन फर्स्ट बोर्न मेल, ठीक है। अगर पहला बच्चा है और पहला बच्चा भी अगर मेल है तो उसके अंदर जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस की संभावना ज्यादा होती है। अगर ऑल ओवर रिसर्च हम देखेंगे तो अगर पहला बच्चा है अगर मेल है तो उसमें देखने को मिलेगा। रेयर इन एडल्ट्स, ठीक है, एडल्ट्स में बहुत कम देखने को मिलता है, यूजुअली सेकंड टू अदर कंडीशन, और अलग कंडीशन की वजह से होता है। बाकी पाइलोरिक स्टेनोसिस जो हो पर्टिकुलर इसकी वजह से नहीं होगा, ये बेसिकली जो हो बच्चों में ही देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एटियोलॉजी। अगर हम एटियोलॉजी की बात करें कि क्या क्या कोजेज हो सकते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के, तो पहली चीज तो होती है कि दोस्तों पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो है वो एग्जैक्ट कोजेज जो है वो नहीं होता है, इडियोपैथिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन अननोन एग्जैक्ट कोजेज जो है वो हमें पता नहीं होता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस इसी की वजह से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस होता है, सबको पता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है, ठीक है। सेकेंड चीज आ गई हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ठीक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो हो लेप्रोसी कोज करता है, लेकिन ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसी की वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड आ जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग का मतलब हो गया कि अगर फैमिली में किसी को भी जो है वो पहले किसी डिलीवरी में या आसपास में या किसी बच्चे को, उसी फैमिली में किसी बच्चे को जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि बच्चों में पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें कि जैसे बोतल फीडिंग से हम करवाते हैं, या फिर जो हमारे पास में मैक्रोलिडल जो है वो एंटीबायोटिक्स है उसकी वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। बाकी एसोसिएटेड कंडीशन, एसोसिएटेड कंडीशन मतलब कि अगर ऐसी वाली कंडीशन रही तो उसमें हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा, जैसे इसोफेजियल अट्रेसिया। इसोफेजियल अट्रेसिया का मतलब हो गया नैरोइंग, ये जो इसोफेगस है, ये हमारे पास में इसोफेगस है, ये अट्रेसिया, ये अगर नेरो हो गई है तो हमारे पास में यहां पे भी जो है वो पाइलोरिस जो है वो स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। सेकंड, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला भी हमने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो कंप्लीट करवा रखा है। ट्रेकिया और इसोफेगस, ये जैसे हमारे पास में ट्रेकिया है और ये हमारे पास में इसोफेगस है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बन जाएगा, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो वो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला अगर है तो फिर संभावना बढ़ जाती है हमारे पास में किसकी,
दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस की। तो ये हमारे पास में कुछ रीजन थे जो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस को जो है वो बढ़ावा देते हैं या कोज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल है, ऑलरेडी हमने इतना डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो या तो हाइपरट्रोफी होगा या हाइपरप्लेजिया होगा, किसमें, पाइलोरिक मसल्स में। तो हाइपरट्रोफिक ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ द पाइलोरिस, ठीक है। सर्कुलर मसल्स का भी मैं बता देता हूं दोस्तों कि ये सर्कुलर मसल्स कहां से आया, कि दोस्तों जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये जैसे हमारे पास में इंटेस्टाइन है, इसका अगर हम सेक्शन काट के देखेंगे, ठीक है, एक सेक्शन काट के देखेंगे तो सबसे अंदर वाला पार्ट हो गया म्यूकोसा, उसके बाद हो गया हमारे पास में सब म्यूकोसा, उसके बाद हो गया हमारे पास में मस्कुलर। मस्कुलर में दो लेयर होती है, एक सर्कुलर होती है जो राउंड शेप में होती है, एक लॉन्गिट्यूनल होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया मस्कुलर और सबसे बाद में आ गया हमारे पास में एडवेंटिया या आउटर वाला, ठीक है, सिरोसा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में, यानी कि अगर हम इंटेस्टाइन का पार्ट की अगर हम करें, ठीक है, ये इंटेस्टाइन होगी तो सबसे अंदर वाली चीज प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। ये जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो ये हो गया हमारे पास म्यूकोसा। बाहर वाली होगी सब म्यूकोसा, उससे बाहर वाली होगी हमारे पास में मस्कुलर। मस्कुलर में दो चीज होती है, एक सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूनल, ठीक है। सर्कुलर मतलब राउंड राउंड शेप, लॉन्गिट्यूनल मतलब लंबी, और सबसे लास्ट आ गया दैट इज कॉल्ड सिरोसा। तो ये लेयर होती है। तो बेसिकली हाइपरट्रोफी होती है, हाइपरट्रोफी किसमें होगी, सर्कुलर मसल्स में होगी। पूरा डिटेल से पढ़ो, मैं कभी भी शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखता हूं, इसलिए मैं पूरी डिटेल से बताता हूं। मैं चाहता तो सीधा बता देता हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ द पाइलोरस, पाइलोरस की जो सर्कुलर मसल्स है उसमें हो जाता, लेकिन पता होनी चाहिए कि सारी चीज कहां पे क्या प्रेजेंट होती है, क्योंकि दोस्तों आजकल शॉर्टकट का जमाना नहीं है, नहीं शॉर्टकट पे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हाइपरट्रोफी हो जाएगी किसकी, सर्कुलर मसल्स की, पाइलोरस रीजन में। तो ये सर्कुलर मसल्स है हमारे पास में, इसमें जो है वो हाइपरप्लेजिया होगा। देन उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज कॉल्ड लीड टू थिकनिंग एंड नैरो द पाइलोरिस कैनाल, ठीक है। थिकनिंग बढ़ जाएगी और जो हमारे पास में पाइलोरस कैनाल है वो नैरो हो जाएगी, ठीक है। अब थिकनिंग बढ़ गई, पाइलोरस कैनाल नैरो होगी, तो स्टोमक में जो भी कंटेंट था वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि रास्ता छोटा हो गया। फूड कैन नॉट पास फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, खाना नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, खाना सारा का सारा गैस्ट्रिक में पड़ा रहेगा या स्टोमक में ही जो है वो पड़ा रहेगा। कोजेज गैस्ट्रिक रिटेंशन एंड फोर्सफुल वॉमिटिंग, ठीक है, सारा खाना जो है वो स्टोमक में ही पड़ा रहेगा, उसकी वजह से सडनली जो है वो हमारे पास में फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, अभी आएगा, पूरा ट्राइड हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो खाना जो है वो वहीं पड़ा हुआ है और वो वॉमिटिंग के द्वारा बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड वेटलेस होगा। तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी बहुत ईजी है, सिंपली है कि हाइपरट्रोफी होगी, किसके अंदर होगी, सर्कुलर मसल्स के अंदर, ठीक है, या हाइपरप्लेजिया होगा, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास में पाइलोरस रीजन जो है वो उसकी थिकनिंग बढ़ जाएगी, थिकनिंग बढ़ जाएगी और नैरो हो जाएगा पाइलोरस कैनाल। जब हमारे पास में कैनाल नैरो हो जाएगी तो खाना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक रिटेंशन होगा, सारा खाना जो है वो स्टोमक में ही पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से फोर्सफुल वॉमिटिंग जो होगी, सडनली जो हो फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी, जो कि लीड करेगा किसको, डिहाइड्रेशन को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को एंड वेट लॉस को जो है वो लीड करेगा। ये चीज आपको बताइए। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है, साइन एंड सिम्टम्स। इसको हम क्लासिकल ट्रायड के नाम से जो है वो जानते हैं। क्लासिकल ट्रायड में यानी कि ये 3 साइन सिम्टम्स आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा। कई बार एग्जाम में सिर्फ एक ही दे सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग काफी बार एग्जाम में पूछा गया। मैंने जब क्वेश्चन आंसर देखे प्रीवियस ईयर के, तब पता चला कि कम से कम भी जो है वो 20 बार के समथिंग ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि मेन साइन सिम्टम्स क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, और उसमें हमारे पास में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आती है, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर में आपको ये सिर्फ एक सिंपल नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये तीनों ट्रायड के बारे में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आजकल सब चीजें जो है वो अपडेट हो चुकी है, हर मोबाइल अपडेट हो चुका है, प्रो मैक्स इस तरीके से।
तो सारी चीज़ें जो है वो आपको अब की बार जो है वो ट्राइड पूछा जाएगा, आपको सिंपल प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग नहीं पूछा जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहता है यानी कि नॉन बिलेस होता है आफ्टर फीडिंग। जैसे ही फीड करेंगे, ऑलरेडी स्टोमक के अंदर जो है वो खाना पड़ा हुआ है क्योंकि वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो सडनली जो है फोर्सफुल वोमिटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। सेकेंड हमारे पास में पैल्पेबल ओलिव शेप्ड मास इन राइट अपर एब्डोमेन। ठीक है, ये हमारे पास में दोस्तों एब्डोमेन है, ये हमारे पास में अम्बिलिकस है, तो इसके हमारे पास में जो है वो 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास में राइट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारे पास में राइट लोअर क्वाड्रेंट। इस तरीके से 4 में डिवाइड कर गया। तो जो राइट अपर एब्डोमेन है, राइट अपर एब्डोमेन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, वो आपकी साइड में उल्टा दिख रहा है क्योंकि कई बार मोबाइल में जैसे मैं टैबलेट में लिख रहा हूँ, राइट वाला होगा इस साइड में, यानी कि जहां पे स्टोमक प्रेजेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो वहां पे आपको ओलिव शेप जो है वो दिखाई देगा। ये मेरी साइड से उल्टा दिखाई दे रहा है, आप इसको कह सकते हो ये राइट साइड हो गया आपका, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट और ये लेफ्ट। तो जो हमारे पास में राइट अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हो गया, ये स्टोमक प्रेजेंट है। तो जो राइट अपर क्वाड्रेंट है जहां पे स्टोमक प्रेजेंट है, वहां पे हमें पैल्पेबल होगा ओलिव शेप्ड जैसा छोटा सा मास जो है वो हमें फील होगा। थर्ड आ जाता है हमारे पास में विजिबल पेरिस्टल्टिक अक्रॉस द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर जो है वो हमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है विजुअल होगा। ठीक है, खाना किस तरीके से जा रहा है वो विजुअल टाइप से जो है वो हमें दिखाई देगा। तो ये हमारे पास में तीनों ट्राइड है जो कि हमारे पास में एग्जाम में पूछा जाता है, या हमें याद रखना है कि ये मेन साइन सिम्टम्स होते हैं किसके, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस की। क्या क्या चीज, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है, पैल्पेबल ओलिव मास एंड विजिबल पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। अगर किसी क्लाइंट को, किसी बच्चे को जो है वो हमारे पास में पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आती है अदर में हो जाती है हमारे पास में कंसेंट हंगर एंड इरिटेबिलिटी। अब देखो स्टोमक भरा हुआ है लेकिन बच्चा फिर भी जो है वो हंगर फील करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोस्तों वो खाना आगे तो नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो हंगर फील होगी। तो हंगर और इरिटेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। देन सेकेंड वेट लॉस और फेलियर टू वेट गेन। ऑफ कोर्स जब खाना जा ही नहीं रहा है, जब बीएमआर नहीं हो रहा है, जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो वजन कहां से बढ़ेगा। ठीक है, वेट लॉस ही होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, ऑफ कोर्स वहां पे हमारे पास में रास्ता नैरो हो गया, आगे कुछ जा ही नहीं रहा, तो डिहाइड्रेशन में हमें श्रंकन फोंटेनाइल देखने को मिलेगा। ये जो फोंटेनाइल है वो बिल्कुल सूखा सूखा सा मिलेगा। बल्जिंग फोंटेनाइल हमें हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिला था, श्रंकन फोंटेनाइल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ड्राई माउथ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होता है तो ड्राई माउथ होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने वाटर इनटेक नहीं किया। जब वाटर इनटेक कम हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और लास्ट आ गया लिथार्जी, हमेशा जो है वो लूज रहेगा क्योंकि बीएमआर नहीं है, खाना ही नहीं है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में सिम्टम्स। पहला हमने देखा क्लासिकल सिम्टम्स और सेकंड हमने देखा है दोस्तों दैट इज कॉल्ड अदर सिम्टम्स। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में डायग्नोसिस किस तरीके से आप करोगे, कैसे पता लगाओगे कि इस क्लाइंट को जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस है। तो उसमें हमारे पास में पहली चीज आती है दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या चीज, ओलिव लाइक मास जो है वो फील होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, पाइलोरस रीजन में जो है वो हमें छोटा सा ओलिव जैसा जो है वो मास फील मिलेगा, एंड विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट जाएगा, वैसे ही जाता है, जो नॉर्मल पाथवे होता है वो हमें देखने को मिलेगा, और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में हमें देखने को जो है वो मिलेगी। तो ऐसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगा सकते हैं। और बाकी हम क्या करेंगे दोस्तों, बाकी हम करेंगे इमेजिंग मतलब जैसे हमारे पास में यूएजी हो गया या एमआरआई हो गया, बैरियम मील हो गया, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले इमेजिंग में हमारे पास में आएगा दोस्तों अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस टेस्ट फॉर चॉइस, यूएजी करेंगे तो हमें जो है वो पता लगेगा कि कहीं पे मास है या नहीं है। देन शॉर्ट थिकेंड पाइलोरिक मसल्स हम देखेंगे, और वो पाइलोरिक मसल्स अगर हमारे पास में मोर देन 3 mm की है, समझ में आया दोस्तों, अगर पाइलोरिक मसल्स हमारे पास में मोर देन 3 mm की है तो हम कह सकते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस है। अगर लेस देन 3 mm से हमारे पास में पाइलोरिक मसल्स है,
इन द सेंस उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है काफी इंपॉर्टेंट, बेरियम स्टडी करेंगे अपर जीआई सीरीज की इफ अल्ट्रासाउंड इज इनकन्वीनियंस, यानी कि अगर अल्ट्रासाउंड किया है और हमें सही तरीके से नहीं दिया है तो हम बेरियम स्टडी करेंगे। बेरियम स्टडी में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमें स्टार्टिंग साइन या रेल रोड ट्रैक जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अभी देखो ये कैसे देखने को मिलेगा, इसको हम लेते हैं। बेरियम स्लो का आपको बताइए, बेरियम मील हम जो है वो पिलाते हैं, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होता है। देन उसके बाद एक्सरे लिया जाता है। देखो इस तरीके से बेरियम स्वेलो किया, फिर उसके बाद एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे लिया जाने के बाद में हमें पता चलेगा कि वो एक्सरे किस तरीके से बिल्कुल एक जो है वो रोड की तरफ से या रेल लाइन की तरफ से छोटा सा नैरो है, तो वो हमें चीज जो है वो देखने को मिलेगी। ये बेरियम स्लो में हम जो है वो देख सकते हैं कि कहां पे कितना जो है वो ओपनिंग है, रास्ता कितना बड़ा है, वो हम बेरियम स्वेलो के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों लेबोरेटरी फाइंडिंग। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट को जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो क्या देखने को मिलेगा। तो देखो आप सोच रहे होंगे कि क्या ही लेबोरेटरी फाइंडिंग हो सकता है। अगर मान के चलिए किसी क्लाइंट में बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो वोमिटिंग हो रही है तो दोस्तों उसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्लोरिमिक, मतलब जो हमारे पास में क्लोराइड है, ठीक है, वो डिक्रीज होगा। साथ के साथ हाइपोकैलेमिक, ठीक है, यानी कि पोटेशियम जो है वो भी कम मिलेगा क्योंकि वो भी वोमिटिंग के साथ में चला जाएगा। साथ के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नॉट रिलेटेड टू पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये वैसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज्यादा वोमिटिंग है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जहां पे CO2 का O2 का जिक्र नहीं है तो रेस्पिरेटरी तो छोड़ ही दो, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस तो भूल जाओ आप। ठीक है, अब बात आ गई हमारे पास में मेटाबॉलिक। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि देखो एसिड कहां बनता है, स्टोमक में, ठीक है, और एल्कलाइन चीज कहां बनती है, बेस कहां बनता है, वो बनता है हमारे पास में रेक्टम में, या हम कहें कि लार्ज इंटेस्टाइन में। राइट, यहां पे दो चीजें होगी। अब मुझे बताओ, ये दोनों बैलेंस में पड़ रही है। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा वोमिटिंग है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग है, तो जो एसिड है वो सारा का सारा बाहर निकल गया। अब एसिड की तो डेफिशिएंसी होगी। अब एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा दोस्तों, बेस बचा। ठीक है, और वो बेस बचा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्लाइंट किस में जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। वेरी गुड। अगर मान के चलिए किसी का वोमिटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा डायरिया है, बहुत ज्यादा बेस बाहर निकल चुका है, तो अंदर क्या बच गया, एसिड बच गया, तो क्लाइंट किस में जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज्यादा वोमिटिंग है तो वो हाइपोकैलेमिया में भी जाएगा, साथ के साथ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जाएगा। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में हम देखेंगे तो क्लाइंट जो है वो किस में जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जो है वो जाएगा। नेक्स्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ HCl फ्रॉम वोमिटिंग, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है वो वोमिटिंग के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। साथ के साथ जो हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, तो एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड हेमेटोक्रिट वैल्यू ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन से, जब डिहाइड्रेशन होता है तो प्लाज्मा की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है। और प्लाज्मा की वॉल्यूम कम क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा में 92% तो सिर्फ और सिर्फ वाटर ही होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा की डेफिशिएंसी हो जाती है और जो ब्लड सेल्स है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, प्लाज्मा कम हो जाएगा, तो उसमें हेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो हमारे पास में बढ़ी हुई मिलेगी। खून जब गाढ़ा हो जाता है तो हेमोक्रेटिक वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है, और अगर प्लाज्मा इंक्रीज है और ब्लड सेल्स डिक्रीज है तो हेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। ध्यान रखना, ठीक है, सीधा सा मीनिंग समझो कि ये जैसे हमारे पास में ब्लड है, इसके अंदर ब्लड सेल्स है और बाकी में प्लाज्मा मिला हुआ है। ठीक है, तो प्लाज्मा अगर हमारे पास में कम हो गया, प्लाज्मा जो है वो हमारे पास में कम हो गया, तो हेमोक्रेटिक वैल्यू जो है, हेमेटोक्रेटिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज मिलेगी। और अगर हमारे पास में प्लाज्मा ज्यादा है, प्लाज्मा ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो है वो ब्लड सेल्स कम रहेगी, तो हेमेटोक्रेटिक वैल्यू जो है वो डिक्रीज मिलेगी, और ऑब्वियसली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी जो है वो हमें इंक्रीज मिलेगा। याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों इसके मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट हमें हमारे पास में पता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट कोई भी नहीं होता, आप कितने भी मेडिकेशन दे दो नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है, वोमिटिंग रोकने के लिए आप एंटी
हेमेटिक ड्रग्स दे सकते हो, या वो सारी चीज़ें दे सकते हो, लेकिन प्रॉपर जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा इस डिजीज को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमारे पास में एक ही चीज़ बचती है, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पहले ले लेते हैं दोस्तों प्री ऑपरेटिव। हम क्या करेंगे, तो प्री ऑपरेटिव में हम क्या करेंगे दोस्तों कि खाना सही तरीके से नहीं खा रहा, डिहाइड्रेशन में जा सकता है, तो वो सारी चीज़ देखेंगे। तो करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विथ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो चुकी है, क्लोराइड की जो है वो हमारे पास में डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आईवी फ्लूइड के द्वारा हम इसको करेक्ट करेंगे। साथ के साथ करेक्ट डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे। तो डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए हम वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं। वाटर की क्वांटिटी इन द सेंस हम जो है वो क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। आईवी फ्लूइड जो है वो देंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर वाइटल साइन। ऑफ कोर्स प्री ऑपरेटिव कह रहे हैं, कोई भी क्लाइंट सर्जरी के लिए तैयार हो रहा है तो वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। एनपीओ सर्जरी हम करते हैं तो नथिंग बाय माउथ, ये आपको पता है सर्जिकल कोई भी सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं तो हम जो है वो क्लाइंट को एनपीओ रखते हैं। नेक्स्ट, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब ऑफ डिकम्प्रेस स्टोमक इफ नीडेड। एनजी ट्यूब डालते हैं कि अगर स्टोमक में खाना बहुत ज़्यादा भर गया है या स्टोमक पूरे खाने की वजह से बहुत ज़्यादा फैल गया, बढ़ गया है, तो उसके डिकम्प्रेशन के लिए हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हैं। उस खाने को जो पड़ा हुआ है उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे प्री ऑपरेटिव। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट एकदम बिल्कुल क्लियर है और एक ही है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा गया है रेमिस्टेड पाइलोमेट्रोमी जो है वो किया जाता है। पाइलोमायोटोमी जो है वो किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए हम क्या करते हैं, तो रेमिस्टेड पाइलोमायोटोमी जो है वो किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल है, ये हमारे पास में स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक में ये यहाँ पे स्टेनोसिस है, तो इसको कट करके यहाँ पे जो है वो जोड़ दिया जाता है, या इसको ओपनिंग करके उसकी हाइपरप्लेजिया को हटा दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं रेमिस्टेड पाइलोटोमी। ये देखो यहाँ पे है, तो ये जो है हमारे पास में इसको यहाँ पे कट करके जो है वो हटा दिया जाता है, या इस पार्ट को कट करके आपस में जो है वो जोड़ दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाइलोमायोटोमी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन थ्रू आउट हाइपरट्रोफिड मसल्स। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो मसल्स है, ठीक है, ये जो मसल्स है आपने देखा था कि मसल्स में हाइपरट्रोफी है, तो यहाँ पे जो है वो इसको काट के अलग कर दिया जाता है। ये जो भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ठीक है, इनको काट के जो है वो अलग किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाया जाता है हाइपरट्रोफिड मसल्स के लिए। लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन कैसे, ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो हॉरिजॉन्टल आ गया, ये हो गया हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन जो है वो लगाया जाता है। एंड विदाउट कटिंग द म्यूकोसा, म्यूकोसा को कट नहीं करते हैं। यानी कि जब मैंने आपको पहले बताया, देखो जो नॉलेज हमने पहले लिया था कौन सा, कि ये जो हमारे पास में 4 लेयर होती है, ये होता है म्यूकोसा, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सब म्यूकोसा, उसके बाद आता है हमारे पास में मस्कुलर लेयर, और सबसे आउटर लेयर आती है दैट इज कॉल्ड सीरोसा। ये हमने इंटेस्टाइन की 4 लेयर होती है। इंटेस्टाइन की ये पाइप है, अगर काट के ऐसे देखेंगे तो ऐसे 4 लेयर हमें दिखाई देगी। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा है लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाते हैं, यानी कि लंबा इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, उसमें हम सीरोसा को भी हटा देते हैं, मस्कुलर को भी हटाते हैं, सब म्यूकोसा को हटाते हैं, लेकिन म्यूकोसा को कभी भी नहीं हटाते हैं। ठीक है, हाइपरट्रोफिड मसल्स हटाएंगे विदाउट कटिंग ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा को कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो म्यूकोसा ऐसी कैसी है, वैसी है जो हमारे पास में सर्कुलर मसल्स थी जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, सर्कुलर मसल्स थी और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी, ठीक है, उनको जो है वो हम हटाते हैं। कुल मिला के आपको है कि लॉन्गिट्यूडनल एक लंबा, जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये हमारे पास में इंटेस्टाइन है, इस पे ऐसा लंबा कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे और सारी चीज म्यूकोसा को छोड़ के सारी चीज जो है वो हटा देंगे, फिर उसको वापस बंद कर देंगे, तो म्यूकोसा तो वापस से फैल के बढ़ जाएगा, यानी कि ये म्यूकोसा तो वापस से फैल के जो है वो बढ़ जाएगा और ये रास्ता जो है वो बड़ा हो जाएगा, रास्ता जो है वो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। तो ये सर्जरी हम करते हैं बिना म्यूकोसा को काटे हुए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूजुअली परफॉर्म्ड लेप्रोस्कोपिकली, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली इसमें कट नहीं किया जाता, लेप्रोस्कोप के द्वारा ही कर देते हैं, ओपन सर्जरी नहीं करते, लेप्रोस्कोप के द्वारा ही इस सर्जरी को जो है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, इसके लिए जो है वो प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो है वो हमारे पास में सर्जरी की जाती है। पहले तो हमने रेमिस्टेड
पाइलोमायोटोमी किया जाता है, एंड सेकंड हम लॉन्गिट्यूनल इंसिजन लगा के करते हैं। और ये सारे प्रोसीजर हम जो है वो लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। ओपन सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मतलब कहते हैं ना कि दूरबीन वाला ऑपरेशन, तो उसी के द्वारा जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। और नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में प्री ऑपरेटिवली तो हमने पहले ही जो है वो डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेटिवली हम क्या करते हैं कि असेस हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। ठीक है, हाइड्रेशन देखेंगे, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपको पता है कि IV फ्लूइड दिया जाता है, क्योंकि वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी होगी, क्लाइंट डिहाइड्रेशन में चला जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट लेवल में आपको पता है पोटेशियम कम हो जाता है, ठीक है, और क्लोराइड जो है वो हमारे पास में कम हो जाता है, तो इनको मेंटेन किया जाता है। क्लाइंट को NPO रखा जाता है। ऑफ कोर्स कोई भी सर्जरी है उसमें हम NPO रखते हैं, ये तो स्पेशल जो है वो स्टोमक की सर्जरी है, तो स्ट्रिक्टली जो है वो NPO रखा जाएगा। IV फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफ कोर्स जो IV फ्लूइड हम देंगे उसको मेंटेन करेंगे। देन मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट सही तरीके से देखने हैं, या हम कह सकते हैं कि क्लाइंट डिहाइड्रेशन में या ओवर हाइड्रेशन में नहीं है, इसके लिए हम प्रॉपर जो है वो इनटेक एंड आउटपुट जो है वो मेंटेन करेंगे, या इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उसको सर्जरी के बारे में बताएंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास में प्री ऑपरेटिवली आ गया। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव में हम क्या क्या करेंगे। तो पोस्ट ऑपरेटिव में करेंगे दोस्तों कि जो हम रिज्यूम फीडिंग ग्रेजुअली, यानी कि जो हम फीड देते हैं वो बिल्कुल स्लो देंगे, ठीक है ना, और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। यूजुअली विद इन 4 to 6 आवर पोस्ट ऑफ सर्जरी, पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद में जो है वो फीड बेसिकली 4 से 6 घंटे के लिए अवॉइड होती है। देन उसके बाद अगर देंगे ना तो बिल्कुल लिटिल देंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठीक है अब तो 6 घंटे बीत के सडनली बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, ऐसा नहीं है। देन मॉनिटर फॉर वॉमिटिंग, मॉनिटर जो है मतलब वॉमिटिंग के लिए जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें आपने देखा है कि हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के बाद वॉमिटिंग जो है मेन कॉम्प्लिकेशन भी होता है, लेकिन अगर माइल्ड वॉमिटिंग होती है वो तो प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर विग्रसली या फोर्सफुली या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है तो हम इमीडिएटली जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, असेस सर्जिकल साइट फॉर इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन की जो है जो भी जहाँ पे सर्जरी हुई है उसको असेस करेंगे कि वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सारी चीज़ देखेंगे। और पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे, जो भी प्रेस्क्राइब की हुई है पेन के लिए वो हम देंगे, क्योंकि दोस्तों सर्जरी हुई है तो पेन तो होगा ही होगा। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में पेरेंटल रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट। पेरेंटल रीएश्योरेंस मतलब जो भी हम खाना या जो सपोर्ट दे रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस को अगर आपने ठीक नहीं किया या पाइलोरिक स्टेनोसिस को नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो अगर आपने अब तक ये सारी डिजीज कंप्लीट कर ली है, ठीक है, आपने डेफिनेशन देख लिया है, देन एटियोलॉजी देख लिया है, देन कोजेज देख लिया है, देन उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लिया, डायग्नोसिस देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, तो मुझे नहीं लगता कॉम्प्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत आएगी। ऑफ कोर्स अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस नहीं ठीक करोगे तो क्लाइंट सीवियर डिहाइड्रेशन में जा सकता है, शोक में जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आएगी। तो पहली चीज़ आ गई डिले डायग्नोसिस, डिले डायग्नोसिस में आ गया दोस्तों सीवियर डिहाइड्रेशन या शोक की कंडीशन आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि जो आपने अगर सर्जरी करवाई है तो वहां पे इन्फेक्शन और ब्लीडिंग होने की संभावना है, जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इनकम्प्लीट पायलोमायोटोमी, यानी कि अगर आपने पायलोमायोटोमी किया है और वो अगर कंप्लीट नहीं किया है, सही तरीके से वहां पे जो है वो सर्जरी नहीं की गई है, तो वो साइन सिम्टम्स वैसे के वैसे रहेंगे जो पहले था। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ऑलिव शेप जो है वो हमें मास फील होगा, देन पेरिस्टेटिक मोमेंट हमें दिखाई देगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट आता है परफोरेशन ड्यूरिंग सर्जरी, अगर एसेप्टिक टेक्निक आपने यूज में नहीं ली है, कोई भी जो है वो कंटामिनेटेड चीज़ें ली है, तो हमारे पास में जो है वो परफोरेशन हो सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स हर बार जो है वो लेके आते हैं। एक बच्चे ने तो कहा कि सर सभी डिजीज़ों के आप न्यूमोनिक्स जो है वो करवा दीजिए। दोस्तों बिल्कुल करवाएंगे, जो जो न्यूमोनिक्स बनते हैं उन सबको लेके आते हैं हम, ठीक है। अगर हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के न्यूमोनिक्स की बात करें तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इस पूरी डिजीज से रिलेटेड जो है वो हम न्यूमोनिक्स ले लेते हैं। सबसे पहली चीज़ P4 प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग।
प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है वो दोस्तों हमारे पास में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मेन साइन सिम्टम्स है, ठीक है, और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। या तो आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग दिया जाएगा, बाकी अदर जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग पे जाना है। सेकंड चीज आएगी दोस्तों आपको कि हो सकता है आपको ट्राइड पूछे, तो तीनों ऑप्शन एक साथ में, बाकी तीनों अलग अलग दिए जाएंगे। मतलब ए में आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ऑलिव शेप्ड मास एंड पेरिस्टेटिक मूवमेंट देंगे। बी में आपको जो है वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, देन उसके बाद जो है वो एब्डोमेन डिस्टेंशन या और कुछ दे देंगे। सी में और कुछ दे देंगे, तीन चीजें, और डी में आपको और कुछ दे देंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, जो क्लिनिकल ट्रायल है वो भी ध्यान रखना है, और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का भी जो है वो ध्यान में रखना है। किस में प्रेजेंट होता है? Y4 यंग इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, जो 2 to 8 वीक के बच्चे होते हैं उनमें बेसिकली जो है वो देखने को मिलता है। L4 आता है लिम्फ, यानी कि ऑलिव शेप्ड मास जो है वो हमें राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है वो फील होगा, यानी कि ये जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है वो फील होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में O4 ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइलोरिक आउटलेट, जो पाइलोरिक रीजन है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। R आ जाएगा इसकी सर्जरी, रेमिस्टेड पाइलोमायोटोमी जो है वो इसकी सर्जरी है, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाएगा। I से आ जाएगा इम्बैलेंस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, इम्बैलेंस में हमारे पास में जो है वो पोटेशियम कम होता है, देन उसके बाद जो है वो क्लोराइड कम होगा, ठीक है। और C से आ जाता है करेक्ट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हम जो है वो करेक्ट करेंगे मैनेजमेंट के रूप में। क्लियर है दोस्तों? अब फटाफट जो है वो इसकी समरी ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देते हैं। समरी की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, क्विक नोट्स जो हमारे पास में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, किसको अफेक्ट करता है? तो दोस्तों अगर आपको कहें कि किसको अफेक्ट करता है, तो मैं तो कहता हूं 90% डिजीज जो हो मेल को ही अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं आए तो आप मेल करके आ जाना, क्योंकि बहुत कम डिजीज ऐसी होती है जो फीमेल को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट बोर्न जो मेल होता है बेसिकली 2 to 8 वीक का, उसमें देखने को मिलता है। वोमिटिंग किस टाइप की होती है दोस्तों? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है, ठीक है। पैल्पेशन में हमें क्या क्या फाइंड आउट होगा? ऑलिव शेप्ड मास जो है वो फील होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन CHO में पूछा गया था कि पैल्पेशन में हमें क्या फील मिलेगा। पहला ऑप्शन था राइट ऑलिव शेप्ड मास इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। सेकंड ऑप्शन था ऑलिव शेप्ड मास इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। थर्ड ऑप्शन था हमारे पास में ऑलिव शेप्ड मास इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। और फोर्थ ऑप्शन था ऑलिव शेप्ड मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट। अब बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, वो अपर लोअर को भूल जाते हैं, उन्होंने को या फिर जो है वो सीधा राइट लोअर क्वाड्रेंट दे दिया पहला ऑप्शन, तो तुरंत उसको टिक करके आ जाते हैं। बहुत दुख होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है वो क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो उसका दुख होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आ जाए, आता है, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है, और वो क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तो उसके बाद में बहुत ज्यादा जो है वो दुख होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो पैल्पेशन फाइंडिंग में हमें ऑलिव शेड मास मिलेगा राइट अपर क्वाड्रेंट में। डायग्नोसिस हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, या जो है वो हमारे पास में बेरियम सोलो कराएंगे। सर्जरी में हमारे पास में रेमिस्टेड पाइलोमायोटोमी जो है वो हम करवाते हैं। एसिड बेस इम्बैलेंस में क्या होगा दोस्तों? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हमें देखने को मिलेगा, क्लोराइड डिक्रीज और पोटेशियम डिक्रीज। काफी बार, ये तो मैंने पोटेशियम क्लोराइड तो कम से कम 10 बार लिख चुके हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव फीडिंग में क्या करेंगे दोस्तों? ग्रेजुअली स्टार्ट विद इन आवर पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है, यानी कि ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे कुछ आवर्स में। अच्छा, मैंने थोड़ा सा वहाँ पे उल्टा बता दिया था, पोस्ट ऑपरेटिव में स्लो, यहाँ पे ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे विद इन आवर्स पोस्ट ऑपरेटिव में जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी हेमाटोमा या ब्लॉकेज जो है वो नहीं हो। वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अपोजिट हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। आज की क्लास जो थी हमारे पास में पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोटी क्लास हुई है, छोटी तो नहीं हुई है, हमने थोड़ा डिटेल के चक्कर में हमने बड़ी हो गई है, लेकिन दोस्तों वही कहावत है, पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। तो हमने क्लास को जो है वो अच्छी तरीके से किया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आई होगी, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, और कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता वो आप भेज सकते हो। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है, हम जो है वो क्लास ले रहे हैं, तो समझ में आया या नहीं आया वो हमें डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में हमारे पास में फीडबैक का एक ही जरिया होता है, वो होता है आपके कमेंट। तो कमेंट कीजिए क्लास कैसे लगी उसके बारे में, ताकि और अच्छा इंप्रूवमेंट हम यहाँ पे कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।
मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच।